ओके, सो क्या कहा मैंने कि भाई मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने एक नाइट्रोजन का एक सर्टेन अमाउंट मेरे पास था, हाइड्रोजन का एक सर्टेन अमाउंट था। पहले मैंने थ्योरेटिकली एस्टिमेट किया कि भाई कितना प्रोडक्शन होगी मेरे पास। लेट्स से मेरा आंसर आया कि 4500 टन ऑफ अमोनिया बनेगा। ये सारी मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं। लेट्स से मैंने क्या थ्योरेटिकली कैलकुलेशन की तो मुझे क्या पता चला कि जब मैं 1000 टन ऑफ नाइट्रोजन और 3000 टन ऑफ हाइड्रोजन यूज करूंगा, लेट्स से मेरे पास 3000 टन ऑफ अमोनिया है। ठीक है, अब मैंने प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में रिएक्शन शुरू करा। जब मैंने प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में रिएक्शन शुरू कराया तो मुझे एक्चुअल में 2500 टन अमोनिया मिला। अब मेरी बात को गौर से पकड़ के रखिएगा क्योंकि डाटा मेकिंग में ना फंसने बच्चे, और वो डाटा मेकिंग में इसलिए फंसते हैं क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट नहीं होता। दोबारा मैंने क्या किया, मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा पहले मैंने थ्योरेटिकली एस्टिमेट किया, और थ्योरेटिकली एस्टिमेट करने के बाद अब मैंने प्रैक्टिकली रिएक्शन कराया। तो प्रैक्टिकली रिएक्शन में मुझे पता चला कि असल में कितना बन रहा है, एक्चुअली कितना बन रहा है। तो अब मेरे पास दो तरह की प्रोडक्शन आ गई, एक मैंने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था और एक मैंने एक्चुअल में हासिल किया है। मेरी बात सबको समझ में आ रही? मैंने थ्योरेटिकली एस्टिमेट किया कि मेरे पास प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, और फिर मैंने प्रैक्टिकली रिएक्शन कराया तो मुझे पता चला कि भाई इतना प्रोडक्ट आया। इसको हम कहते हैं, यस सर। बेटा माइक बंद करो, डिस्टर्बेंस हो रही है। इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। पहले मैंने कैलकुलेट की थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, इतना प्रोडक्शन होनी चाहिए, और फिर मैंने एक्चुअल में करा के देखा तो मुझे पता चला एक्चुअल में कितना हुआ। तो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड बेटा? परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअली अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला नोट कीजिएगा, परसेंटेज यील्ड इज व्हाट? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मतलब? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, हानिया इरफान, अरीबा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड हमें दो चीजें चाहिए होंगी। एक कि थ्योरेटिकली कितना प्रोडक्ट बनना था, और दूसरा एक्चुअल में कितना बना। ये बात ऑनलाइन में सबको समझ में आ रही है कि थ्योरेटिकली कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक्चुअल में कितना बना। अच्छा, अगर इन जनरल बात करें तो बेटा जो आप थ्योरेटिकली एस्टिमेट करते हो वो आइडियल होता है, और एक्चुअल में आपको उतना प्रोडक्ट नहीं मिलता बिकॉज लॉसेस भी होते हैं। अगर कोई आप एस्टिमेशन कर रहे होते हो तो वो आइडियल कंडीशंस में की जाती है, जैसे आपने किया हुआ ना आइडियली कि भाई मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, ए स्टार तो मेरा घर में केम्ब्रिज वाले देके जाए, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो थ्योरेटिकली जो आपकी एस्टिमेशन होती है वो आइडियल होती है, ठीक है, और एक्चुअल में यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल से हमेशा कम होती है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अलग हो जाए तो अलग बात है, ज्यादा हो जाए तो अलग बात है, वरना जो हम एस्टिमेट करते हैं एक्चुअल में हमें उससे कम ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जब हम एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं तो उसको हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, जबकि जब हम एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं तो लॉसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, ताकि परसेंटेज में आंसर निकले। ये बात समझना जरूरी है कि यील्ड किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए। यील्ड का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने दिया उसमें आपको इस एग्जांपल में क्या समझ में आया कि प्रोडक्शन किसकी हो रही है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट किसकी हो रही है? प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल यील्ड में जो अमाउंट डलती है वो भी प्रोडक्ट की होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड में जो अमाउंट डलती है वो भी प्रोडक्ट की होती है। यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। लिसन केयरफुली अगेन, मैं फिर से ट्राई करता हूं बिकॉज़ एक नया टॉपिक है एंड आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क कि आपको समझ में ना आए, और ये बहुत ज्यादा आता भी है। दोबारा समझिएगा, मैंने कहा यील्ड क्या चीज है? प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन? प्रोडक्शन रिएक्शन में किस चीज की जाती है? प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की यील्ड नहीं होती, रिएक्टेंट्स की यील्ड नहीं होती। यील्ड कहते हैं प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन किसकी कराई जाती है? रिएक्शन प्रोडक्ट्स। ये बात ऑनलाइन पे सबको समझ में आ जाती है? बातें नहीं करो। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब मैंने क्या कहा कि जब आप ये बात आप समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट की यील्ड कैलकुलेट करनी है, तो अब प्रोडक्ट की दो तरह की अमाउंट्स हैं। एक अमाउंट जो आइडियल है, जो होनी चाहिए प्रोड्यूस, और एक अमाउंट जो एक्चुअल में हो रही है। तो दोनों को आप फॉर्मूले में रखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज यील्ड कितनी है।
परसेंटेज यील्ड आपको कितनी मिली। अब मजीद अच्छे से समझ में उस वक्त आएगा जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला सबने लिख लिया है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला सबने लिख लिया है। फॉर्मूला लिखने के बाद मैं पहला क्वेश्चन लिखा रहा हूं, और किसी ने भी जो है ना वो लिखना नहीं है, क्वेश्चन लिखने के बाद देखना है सोल्यूशन कैसे हो रहा है, और उसके बाद फिर आपने आगे क्वेश्चन पुट करना है। ठीक है जी। अभी यहाँ तालिब को समझ में आया कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है बच्चे? यस सर। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी करो बेटा सारे के सारे, शाबाश। नहीं। जी अनुशे समझ में आ गया आपको? जाजिल, वजीउद्दीन, ताहा, समीर, मानून। जी सर समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसी चीज को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे साथ नोट्स किए उनको ज्यादा नया नहीं लगेगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा बेटा। A reaction, सर क्वेश्चन लिखिए बेटा। A reaction with a calc, ये मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ, इस तरह का सब क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल है। आ गया तो नसीब है आपका, बोनस। A reaction with a calculated yield of 9.23 grams, 9.23 grams actually produce 7.89 grams, actually produce 7.89 grams of product. Calculate the percentage yield. Calculate the percentage yield. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार प्लीज देख लीजिएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। अरीबा क्या कहा उसने कि एक रिएक्शन में कैलकुलेटेड यील्ड थी 9.23, यानी आपने जो थ्योरेटिकली एस्टिमेशन की थी वो कितना बनना चाहिए था प्रोडक्ट? 9.23 ग्राम, बट एक्चुअल में कितना बना? 7.89 ग्राम। ये सबको समझ में आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको, कि आपने इस रिएक्शन में जो डाटा गिवन है अमर मोगल, जैद मोगल, कि बेटा आपको कहा कि एक रिएक्शन में कैलकुलेट किया था आपने कि यील्ड कितनी होनी चाहिए? 9.23। तो ये आपकी क्या होगी? थ्योरेटिकली। और एक्चुअल में आपका रिजल्ट कितना प्रोड्यूस हुआ बच्चे? 7.89 ग्राम। तो परसेंटेज निकालो, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है? डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है जैद मोगल? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield multiply by 100। जी अदीहा, फिजा, अनोशे, एक्चुअली कितनी हो जाएगी? 7.89 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 9.23 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100, एंड द आंसर इज 85.48%। एवरीबॉडी क्लियर? बेटा सबको समझ में आया? यस सर। This was the most easiest question, क्योंकि आपको सारा डाटा गिवन था। आपको अब देखो फर्क करना है, ये दोनों ही मासेस, मुझे ऑनलाइन कैसा जवाब चाहिए किसी का, अब्दुल से भी मिला, ये दोनों मासेस जो गिवन थे ये रिएक्टेंट्स के थे कि प्रोडक्ट्स के थे? दोनों ही मासेस किसके थे? प्रोडक्ट के मासेस थे। यस और नो? फर्क क्या था? मेरा 90 आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 आ रहा है किसी को? जी। Figures are 7.89 divided by 9.23। आपने फिगर सही रखा है? जी वही रखा है। नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ सब यहाँ 10-12 बच्चा बैठा हुआ है जी। 9.23 तुमने ऊपर रख लिया होगा बच्चे। 7.89 divided by 9.23 क्या है? जी। How is this possible? मल्टी दिखाओ, कैलकुलेटर दिखाओ। अभी तुम्हें समझ में आया बेटा ये? अभी तालिब, यस आई गॉट इट, थैंक यू। अनोशे आपको समझ में आया बेटा?
जी सर समझ आ गया। अच्छा मुझे एक बात कंफर्म करो कि दोनों जो मासेस गिवन थे बेटा 85.4 ही आ रहा है, प्लीज आप या तो दोबारा चेक कीजिए मेरे कहने पर। जब यहाँ सबका आ रहा है आपका नहीं आ रहा, जबकि वैल्यूज भी सबने एक ही ऐसी रखी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल है, इस पे लड़ने वाली बात तो है। अच्छा मैं एक बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों मासेस किसके गिवन थे, प्रोडक्ट के। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब रिएक्टेंट के मासेस को डालेगा तो तुम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। रिएक्टेंट के मासेस यील्ड में कभी भी यूज नहीं होते, क्योंकि यील्ड किसकी होती है, प्रोडक्ट। आ गई क्या, ठीक है तुमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। बख्तावर सही आया आंसर? बच्चा नहीं ऊपर चल वो कौन है भाई? चलो नेक्स्ट जी क्वेश्चन सही लिखो। है। 5.96 ग्राम 5.96 grams, तो समझ में आया? 5.96 grams of ammonia। अब ये आ गया एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन। 5.96 grams of ammonia react completely to produce 10.5 grams 10.5 grams of urea 10.5 grams of urea in the following reaction और रिएक्शन कॉपी कीजिए। रिएक्शन गिवन है, ये जितने भी क्वेश्चन में करा रहा हूं ये सारे एग्जाम की है, ठीक है बोला सर। ये रिएक्शन गिवन है। सवाल लिख लिया सबने? व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ यूरिया? व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ यूरिया? बेटा क्योंकि ये उस तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, प्लीज थोड़ी देर याद देखिए। व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ यूरिया? सॉरी, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ यूरिया? व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ यूरिया? सवाल पूरा लिख लिया? अब बेटा तवज्जो रखिएगा, आपको क्वेश्चन जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा बताता आया हूं, तो क्वेश्चन का डाटा है, आपने इक्वेशन में क्या करना होता है, फिट, ताकि आपको पता चले कि करना क्या है। आप तो क्वेश्चन को अलीजिया रीड करेंगे, अलीजिया थोड़ा करके रीड करिए। 5.96 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्ट, तो अमोनिया ये नजर आ रहा है आपको। 5.96 ग्राम का मतलब हो गया इसका मास गिवन है एवरीवन, 5.96 ग्राम इसका मास गिवन। ओके ठीक है, क्या रिएक्टेंट का मास कोई यील्ड होती है? नहीं, रिएक्टेंट का मास ना ही एक्चुअल यील्ड होती है ना ही थ्योरेटिकल यील्ड होती है। यील्ड का टर्म किस पे अप्लाई होता है? प्रोडक्ट पे। बार बार याद करा रहा हूं, आगे पढ़ो। अमोनिया ने कंप्लीटली रिएक्ट किया और क्या किया, 10 पॉइंट, इधर देखिए ये यूरिया 10.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रोड्यूस किया, 10.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रोड्यूस किया। ये मास यील्ड है या नहीं? कौन सी यील्ड? ये एक्चुअल यील्ड है। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल यील्ड तुम किसी भी तरह मालूम नहीं कर सकते, जितना प्रोड्यूस हुआ वो तुम्हें बताएगा। देखो क्या कहा उसने कि 5.96 ग्राम जब अमोनिया था तो उससे कितना एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हुआ यूरिया, 10.5 ग्राम। तो ये हमारी क्या है, एक्चुअल यील्ड। ये बात सबको समझ में आती है? इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करने जाएं तो इसमें हमारे पास एक्चुअल यील्ड ऑलरेडी गिवन है, क्या मालूम नहीं है हमें, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम नहीं है। अब पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल यील्ड। तो कितनी बात समझ में आ गई? अप्रोच टू द क्वेश्चन सबको क्लियर है कि आपको उसने कहा कि 5.96 ग्राम ऑफ अमोनिया जो कि रिएक्टेंट है उससे आपको यूरिया इतना मिलता है, एंड दैट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ यूरिया जो आपको मिलता है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड बतानी है, एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं मालूम है, वो क्या करते हैं, छोटी अमाउंट को एक्चुअल यील्ड मान लेते हैं, बड़ी अमाउंट को थ्योरेटिकल यील्ड मान लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि यील्ड के लिए दोनों मासेस किसके होंगे,
प्रोडक्ट के, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का एक मास गिवन, ये डाटा सबको समझ में आ गया। अब जिन लोगों ने मोल्स मेरे साथ ऑलरेडी किया हुआ है उनके लिए क्वेश्चन आसान है। मैं यहाँ से ये वाला मास मैप कर रहा हूँ, जो एक्चुअल मास था वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें पहले ये देखना होगा कि 5.96 ग्राम ऑफ अमोनिया से कितना यूरिया बनेगा, थ्योरेटिकली कितना यूरिया बनेगा। क्या तरीका होता है, याद कीजिए, गिवन डाटा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये वही मोल का क्वेश्चन हो गया। गिवन डाटा को अनुशेष फिजा किसमें कन्वर्ट करते हैं, मोल में, फिर मोल से मोल क्या करते हैं, रेशो लेते हैं, और फिर मोल को रिक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वही पुराना मेथड फॉलो होगा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर रेशो लिया जाता है, और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अभी यहाँ खाली ये वर्क फ्लो आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको अमोनिया का मास गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे, हनी इरफान, मोल में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा मोल में कन्वर्ट करने के लिए, मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर और एआर। तो मास कितना है अमोनिया का 5.96, एमआर कितना ले लोगे 17, कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 टाइम्स 3, 17 आ जाएगा। आंसर बताओ कितना, 0.350। ये आ गए क्या मोल्स, किसके मोल है ये, अमोनिया के। इतनी बात समझ में आई, जो लोग पीछे से करते आ रहे हैं उनके लिए यूज टू है, ये कर चुके हैं आप। ये आपके पास अमोनिया के मोल्स आ गए। अब क्या करना होगा, मोल टू मोल रेशो लेना होगा। यहाँ पर क्या नंबर है 2, बेटा मानिए यहाँ पर नंबर क्या है 2, यहाँ पर नंबर क्या है 1, तो रेशो क्या बनेगा 2:1 अमोनिया का किसके साथ, यूरिया के साथ। तो 2 इसके मोल्स कितने निकले हमारे 0.350 रेशो x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर आएगा 0.175। ये किसके मोल्स आ गए, यूरिया के। अब आपको इसका क्या बनाना था, मास। वही मेथड है जो हम करते आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में आ रही, कोई नई चीज तो नहीं सीख रहे हो। अब आपको दोबारा से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर। एमआर यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मोल कितने हैं 0.175, एमआर कितना आएगा यूरिया का 60। एमआर कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ रहा है, सॉरी 10.8.5 व्हाट 517, कितना मास आ गया 10.517। ये मास क्या हुआ बेटा, सॉरी theoretical जी, तो 10.517 ये कौन सा मास है, थ्योरेटिकल जी। 10.5 आ रहा है तो 10.5 ले लो, कोई बात नहीं आ सकता क्या। 10.5 ग्राम, ये क्या आ गई आपकी थ्योरेटिकल यूज। अब आप देखिए एक मास ये है थ्योरेटिकल यूज और एक मास इसने शुरू में दिया था, दोनों को फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर निकालेंगे, यहाँ आंसर 100% आएगा। आइडियल कंडीशन आप जो आएगा वही लिखोगे, समझ आ गई बात जी। सर हमको हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर से 1 डेसिमल पॉइंट तक लेना चाहिए या फिर 10.517? अगर 3 आ रहे हैं तो पूरे 3 ले लो, 99 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। दैट वुड बी ठीक है सर। राइट एज वेल। अब ये तुम्हें मोल वाले स्टेप समझ में आए या नहीं आए, समझ। अच्छा बेटा देखो ये यही प्रैक्टिस हमने पूरे चैप्टर में की है। पहले मुझे बताओ अप्रोच टू द क्वेश्चन समझ में आई कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियली जो प्रोडक्ट का मास गिवन था अमोनिया का मास, दैट वाज द कैलकुलेटेड, दैट वाज द एक्चुअल यील्ड ऑफ अमोनिया। आपने यूरिया की एक्चुअल यील्ड, अब आपने जो मास गिवन था अमोनिया का उसके जरिए पहले यूरिया की थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की, देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला। आपका आंसर आ गया सबका, ठीक है सर जी बेटा। सर मेरे मोल वाले पार्ट के अलावा कुछ समझ नहीं आया। मोल वाले पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट के हो बेटा देखो यहाँ आपने मास को मोल में कन्वर्ट किया अमोनिया के, फिर आपको असल में देखो करना क्या था, यूरिया की थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी थी ना। तो यूरिया की थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए आपने फिर अमोनिया का रेशो बनाया यूरिया के साथ मोल टू मोल वाले मेथड से, और जब आपको रेशो से इसके मोल्स मिल गए विच इज 0.175, तो फिर आपने मास अपॉन एमआर का फॉर्मूला जो आप पीछे करते हुए हैं इस वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग, फिर आपने मास अपॉन एमआर का फॉर्मूला लगाकर मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लिया। ये वो मास है जो थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होना चाहिए, और क्वेश्चन में आपको एक मास गिवन था जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है। दोनों को फॉर्मूला में पुट किया और आपने आंसर निकाल
ये बताओ अच्छा ठीक है। आपको, आपने वर्क फ्लो हमारे साथ किया हुआ है मास अपॉन एमआर वाला, उसी वर्क फ्लो को फॉलो किया है। मजीद क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ जाएगी। जी फिजा, अनोशे, वजीउद्दीन, जाजिल, जी क्या ये कौन सा मास आ गया? थ्योरेटिकल जी सर। आप परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाओ। तो एक्चुअली यील्ड गिवन थी क्वेश्चन, व्हाट 5.96 से यूज करो क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में आपको टाइम क्वेश्चन में आपको ये मार्क्स दे 10.5 दैट बोलते हैं एक्चुअली यील्ड, और आपने थ्योरेटिकल निकाला, दोनों को फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। ये तो इसलिए किया था ताकि थ्योरेटिकल यील्ड निकालो। आ गया तुम्हें समझ में? आ गया था भाई? समझ में आया? टाइमर तुम्हें समझ में आया? तुम्हें स्मार्ट तुमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चे। ये मास निकाल लिया ना, दैट्स थ्योरेटिकल मास, ठीक है। और एक मास प्रोडक्ट का ये दिया था पहले, दैट वाज द एक्चुअल मास। ये तो इसलिए दिया था ताकि थ्योरेटिकल इसी मास से तो तुमने ये मास निकाला है। यही वो कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है। रिएक्टेंट की मास को आपने यूज किया है थ्योरेटिकल मास निकालने के लिए। वंस यू गेट द थ्योरेटिकल मास, अब आपके पास थ्योरेटिकल मास आ गया, दिस वाज द एक्चुअल मास गिवन। दोनों को फॉर्मूलेट करोगे, ये क्या तुम लोगों का आंसर आ गया सबका? बेटा इधर ऑनलाइन पे सबका आंसर आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Yes, sir. No. नहीं आया आंसर बेटा, जल्दी करो। चलो लिखो 9.87 grams of ammonia, 9 यही रिएक्शन है दोबारा से। 9.87 grams of ammonia, 9.87 grams of ammonia react completely to produce 13.74 grams of urea. 13.74 grams of urea. According to the following reaction. According to the following reaction. बेटा क्या कहा हमने ऑनलाइन वाले बच्चों? क्या कहा यहाँ इस सवाल में? अब इस सवाल में क्या है? 9.87 ग्राम है अमोनिया का। अभी यह तालिब को बात समझ में आती है? Yes. और अब आपको क्या कहा कि 9.87 ग्राम से कितना अमोनिया बन रहा है हमारे पास? 13.74 ग्राम। तो ये 13.74 ग्राम क्या है बेटा? यूरिया की व्हाट? एक्चुअली यूरिया की क्या है? एक्चुअली एवरीबॉडी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यूरिया की क्या है? एक्चुअली जी बेटा 13.74 एक्चुअली। ठीक है, आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ यूरिया? अगेन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यू हैव एक्चुअली, बट यू डोंट हैव व्हाट? थ्योरेटिकल यील्ड। आपके पास एक्चुअल यील्ड मौजूद है, थ्योरेटिकल यील्ड अमाउंट मौजूद नहीं है। क्या करेंगे मेरे बच्चे? यू विल यूज दिस मास, अगेन मास को मोल में कन्वर्ट करोगे, मोल टू मोल का रेशो लोगे और उस रेशो से फिर मास निकालोगे यूरिया का जो थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होगा। यूज दैट मास एज अ थ्योरेटिकल मास और ये वाला मास एज एन एक्चुअल मास और परसेंटेज। सेम मेथड फॉलो होगा। लास्ट में किया, लास्ट में किया नहीं किया? करो बेटा, जिनको नहीं आया वो पूछेंगे। क्यों? क्या बात है? तुम्हें समझ में आया क्या? जी इधर सर आंसर क्या है? आंसर कौन पूछ रहा है? अनुषे। जी अनुषे, क्या आपका क्या आंसर आ रहा है? मेरा आ रहा है 78.87%। ये आंसर आ रहा है 78.96। हाँ सर वही सेम चीज है क्योंकि मैंने डेसिमल प्लेस को वो किया हुआ है। आप लोगों को क्या है?
आपको बोलना ठीक है वो हाँ ज़्यादा वाइड हो गया हाँ क्या कह रहे हैं बेटा आपको बोल रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आधार तो आया इधर से बताओ बेटा ऑनलाइन में से किसको समझ में नहीं आया सर जी बेटा ये जो हमने यूरियम का अभी जो मास निकाला है वो एक्चुअली थियोरेटिकल है। बेटा वो थ्योरेटिकल है क्योंकि आपने थ्योरेटिकली निकाला है ना या आप जाके इंडस्ट्री में जाके निकाल के लेकर आए थ्योरेटिकली निकाला है तो दैट इज योर थ्योरेटिकल मास जो आप कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल है जो गिवन होता है दैट इज एक्चुअल ठीक है हो गया आ गया सर 78 पॉइंट समथिंग सबका आंसर है ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज कंफर्म करो बच्चे 17 देखो क्या गलती की सर क्या आ रहा है मास क्या आ रहा है मास 17 पॉइंट समथिंग बेटा फिजा बुशरा बख्तावर अनुशा अबीहा तालिब अबीहा सईद अब्दुल समी मानू समीर वजीउद्दीन जाजिल सबका आंसर आ गया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. अभी मेरा नहीं आया. ओके फिजा तुम्हारा आंसर आ गया जी सर आ गया. अनुशा तालिब आपका तो अनुशा तालिब नहीं सॉरी कौन सी तालिब है जो भी तालिब थी तालिब का आ गया आंसर मैं कर रही हूँ आपको समझ में आया करना क्या है जी आई गॉट इट ओके सर सबका आंसर क्या आ रहा है 78.96 क्या आंसर है कहा तुम्हारा सर मेरा पता नहीं 89% 89 आ रहा है 89 पॉइंट भी तो आ रहा होगा कुछ 89.895 नहीं तुम्हारे मास क्या आया तुम्हारा थ्योरेटिकल मास क्या आया मेरा थ्योरेटिकल मास का आ रहा है 15.24 थ्योरेटिकल मास कितना आ रहा था 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा आपने मास से मिस्टेक की होगी कोई आपके मोल आपने एमआर गलत तो नहीं ले लिया है यूरिया का एमआर 60 बनेगा जी सर मैंने 60 लिए और अमोनिया का उसका 17 क्या बोलते हैं अमोनिया का 17 लिए यानी आपने 9.87 9.87 डिवाइडेड बाय 17 किया है पहले उसके बाद फिर 2:1 किया है जी उसके बाद फिर जो है जो जी सर वही किया है जो आंसर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई किया ओ गलती कर ली समझ आ गया बेटा एक ही चीज में गलती नहीं किया और चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम्हारा आंसर आया आगे दिखाओ जरा हाँ नहीं दिखाओ आया क्यों मेरे बच्चे ऐसे नहीं चलेगा सब साथ चल रहे हैं ना ये तो नहीं कि एक छूटा जाए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 85.4 grams of chlorine 85.4 grams of chlorine जी Cl2 85.4 grams of Cl2 chlorine reacts completely according to following equation अभी यहाँ तालिब आंसर आया तुम्हारा reacts completely according to following equation बेटा नहीं आया तो बताना पड़ेगा ऐसे मुझे कोई वही वाला सिस्टम नहीं मेरे पास सर मैंने कर लिया चलो बोलो 85.4 grams of chlorine reacts completely according to following equation और ये equation given है P4 plus 6 Cl2 बातें लिखो बच्चों P4 plus 6 Cl2 gives 4 PCl3 P4 plus 6 Cl2 gives 4 क्वेश्चन क्या था बेटा 85.4 grams of chlorine reacts completely according to following equation तो इसका मतलब यहाँ पर अब तक क्या डाटा दिया है आपको 85.4 grams किसका गिवन है रिएक्टेंट का है तो ना ये थ्योरेटिकल यील्ड है ना ये एक्चुअल यील्ड किसकी होती है प्रोडक्ट की बार-बार रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि आप इन मासेस को यूज कर लें चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिएगा if 104 grams of 104 grams of
PCl3 104 grams of PCl3 is produced during the reaction. What is the percentage yield? मैं साइड में AR लिख रहा हूँ, फॉस्फोरस का 31 होता है, क्लोरीन का 35.5, ताकि MR निकालने के लिए इस्तेमाल हो। सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्या कहा आपसे कि भाई 85.4 ग्राम ऑफ क्लोरीन से PCl3 कितना बन रहा है अरीबा? 104 ग्राम। ये क्या है? एक्चुअल मास है जो बन रहा है। अब क्या अगेन क्या अप्रोच हो जाएगी? यू विल यूज दिस मास एंड फाइंड आउट द theoretical mass, again mass to mole, mole to mole and mole to mass, and then give it up. या अल्लाह, मतलब मैं यहाँ से कम 16 बार रिपीट कर चुका हूँ कि मास या यील्ड प्रोडक्ट की है, बेटा इसका हो। बानिया हुआ पिछला वाला? बानिया हो गया? आपका आपसे हो रहा है? समान हो रहा है? जैन हो रहा है बेटा? जैन होगा? पिछला आ गया था आंसर? हाँ भाई, पीछे क्या नाम है तुम्हारा? छोटे बच्चे, अली बिन अशर, हो रहा है बेटा? ऑनलाइन वालों में से किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? जी आंसर क्या आ रहा है? अभी बताते हैं आंसर क्या आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। ताहा अप्रोच बेटा समझ में आ गई अच्छे से? जी सर, थैंक यू। वजीउद्दीन एंड समीर, बेटा आप लोगों को समझ में आया कैसे कैलकुलेट करनी है ये? यस सर। चलो आंसर क्या आ रहा है बच्चों? जी बेटा बोलो। क्या करना है एक्चुअली? पहले कोई बात बताता हूं, इधर करना पहले एक्चुअली हिसाब से क्या चाहिए? क्रिटिकल यूज चाहिए। वो कैसे निकालोगे? इस मास को मोल में कन्वर्ट करोगे, कैसे? मास अपॉन एमआर के फॉर्मूला कभी लिखा है मास अपॉन एमआर, मास गिवन है, एमआर निकालोगे, जैसे निकालोगे एआर लिखो 25.5 ठीक है, मोल बन जाएंगे। फिर जिस मोल से मोल में ज्वाइन करोगे वैसे रेशो मेथड, रेशो के लिए क्या करते हैं? अंधेरी हो गया जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 6 रेशो, और इसका मोल आया हो वो उसके नीचे लिखोगे और यहाँ आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालोगे। वो x क्या होगा? जब उसके मोल आ जाएंगे तो मोल मालूम तो मास मल्टीप्लाई करके मोल जब इसके आ जाएंगे तो मास अपॉन मास निकालो। वो मास कौन सा होगा? थ्योरेटिकल मास। ये एक्चुअल है फॉर्मूला। बेटा क्या आंसर आ रहा है? 94.54%. 94. फिजा यही आंसर आ रहा है? सर मेरा भी यही आ रहा है. 94.5. 94. चेक करो दोबारा। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ रही थी? 110 आ रही है? जी सर. बाकी मुझे नहीं आ रही। सर मेरा आंसर आ रहा है 94.427। हाँ तो 0.1 डेसिमल प्लेस चलेगा। नहीं, मैंने 3rd डेसिमल प्लेसेस लेता हूं मैं हर मोल के क्वेश्चन में। दैट्स ओके। सर मेरा आंसर 94.310 आ रहा है। 94.3 नहीं बेटा, 0.1 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कहीं डेसिमल में गलती। अबे तुमसे बात नहीं कर रहा यार। सर 94.4 आ रहा है। 94.4 या 5 इसका आ रहा है वो ठीक है। जिसका 3 आ रहा है प्लीज दोबारा से कैलकुलेट। वही डेसिमल का मसला किया होगा कुछ। कितना? 74? जी बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अबेहद तालिब, आ गया आंसर तुम्हारा? I'm doing it right now, sir. तुम्हें अप्रोच समझ में आ गई है? थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा, यहाँ बच्चे ये सब प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा यूज टू हो गए। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ यील्ड। यील्ड का लास्ट, प्योरिटी भी करनी है।
प्योरिटी भी करनी है। चलो लिखो। हाँ 15.5 sorry 15.4 15.4 grams of 15.4 grams of हमारा आंसर आ गया था? आनी नहीं आया? गलत आ रहा है? गलत क्यों? ये क्या मतलब है? किसको पता होगा अगर गलत आ रहा होगा तो? अच्छा चल, हाँ मेरा ही कसूर है, मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पर। 15.4 grams of CH3OH methanol, 15.4 grams of CH3OH reacts completely to give yield of 85.8%, to give yield 85.8%। ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? यील्ड गिवन हो गई। एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखा है? दोबारा बोल रहा हूँ। 15.4 grams of methanol reacts completely according to the following equation to give yield of 85.8%। Calculate the actual yield of CH2O. Calculate the actual yield of CH2O in this reaction. Calculate the actual yield of CH2O in this reaction. Reaction देखो बेटा, reaction लिखो। CH3OH gives CH2O plus H2। ये रिएक्शन गिवन है और डेटा में जरा इक्वेशन में डाल देता हूं। आपसे क्या कहा उसने? CH3OH का कितना मास गिवन है बेटे? 15.4 ग्राम। तो ये वाला मास कहाँ यूज करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड निकालने में। ये सब ठीक है ना? रिएक्टेंट के मासेस आर नेवर यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए यूज होगा। आपको उसने आगे क्या डाटा दिया? आपको उसने आगे बताइए व्हाट परसेंटेज यील्ड कितनी है? 85.8%। ठीक हो गया। अब अप्रोच क्या है? सवाल में निकालना क्या है? एक्चुअल यील्ड निकालनी। समझिए कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है परसेंटेज यील्ड का? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यील्ड गिवन है, एक्चुअल यील्ड निकालनी है। क्या मालूम नहीं है पहले? थ्योरेटिकल यील्ड। तो अगेन थ्योरेटिकल यील्ड जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे निकालोगे। निकालने के बाद उस थ्योरेटिकल यील्ड को यहां पुट करोगे, इसको ले जाके यहां मल्टीप्लाई कराओगे, 100 को ले जाके डिवाइड कराओगे तो तुम्हें एक्चुअल यील्ड मिलेगी। दोबारा सुनो, अप्रोच क्या होगी भाई? आपको निकालनी है एक्चुअल यील्ड जो कि फॉर्मूले में पता चलती है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको परसेंटेज यील्ड चाहिए, वो आपको गिवन है 85.8%। क्या मालूम नहीं है? थ्योरेटिकल यील्ड। तो जैसे पहले कर रहे थे थ्योरेटिकल यील्ड निकाल रहे थे वैसे ही थ्योरेटिकल यील्ड निकालो, मास को मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल टू मोल रेशियो लो, फिर मोल से मास बनाओ, ये थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। पुट दैट थ्योरेटिकल यील्ड इन दिस फार्मूला। थ्योरेटिकल यील्ड यहां जाके मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज यील्ड से और 100 जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यू विल गेट एक्चुअल यील्ड। यस सर इनकी वो लिख दें। एमआर लिखो। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। अच्छा हो क्या बात जी?
किसका ये? सर क्या है सर मेरा आ रहा है 12.35 ग्राम्स क्या आंसर आ रहा है बेटा? 12.35 12.35 3538 तो चल जाएगा 12 पॉइंट हाँ 12 अभी हाँ आंसर आया बेटे? नहीं सर, आप एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता हूँ मेरे बच्चों। देखो आपको क्या समझ में आया कि सवाल में इस सवाल में ट्विस्ट क्या था जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था? इसमें हमें एक्चुअल कैलकुलेट करनी थी और थ्योरेटिकल गिवन है। वर्टिकल गिवन या परसेंटेज यील्ड गिवन? परसेंटेज यील्ड भी गिवन है। परसेंटेज यील्ड गिवन परसेंटेज यील्ड गिवन 85.8%। ठीक है ना? एक्चुअल हमें निकालना है। क्या मिसिंग है हमारे डाटा से? थ्योरेटिकल यील्ड। क्या ये 15.4 थ्योरेटिकल यील्ड है? यस। बच्चे रिएक्टेंट का मास थ्योरेटिकल यील्ड कैसे हो सकता है? मैं बार-बार बता रहा हूं जो बच्चे गलती करते हैं कि प्रोडक्ट के मास यील्ड होते हैं मेरे बच्चे। बताया ना मैंने ये 15.4 ग्राम है ये किस लिए गिवन है ताकि आप इसको यूज करके इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालें। आप ये क्लियर? यस। ठीक है। रिएक्टेंट के मासेस आर नेवर यूज्ड इन यील्ड क्योंकि यील्ड होती है प्रोडक्ट की। तो हमने क्या किया इस मास को मोल में कन्वर्ट किया, मोल को मोल रेशियो लिया, रेशियो लेकर मास बनाएंगे तो दैट विल बी थ्योरेटिकल यील्ड। फिर उसको फॉर्मूले में रखकर एक्चुअल यील्ड निकालेंगे। आप ये क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, मेरा आंसर आ रहा है एक्चुअल यील्ड का 12.380। सही आ रहा है। आगे बेटा समझ में आया आपको? जी। चल करो। हां बेटा तुमने पिछला वाला किया? अरे करो दूसरे पास 85.5 13 का क्या है भाई फॉर्मूला अप्लाई करो उसमें तो कंफ्यूजन आ रही है। मास कितना है 85.4 और डिवाइड बाय CL2 से करना है। CL2 के ऊपर लगा दो। CL2 का MR की फॉर्म 35.5 और 2 लगाओ तो मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 85.4 डिवाइड बाय 60 का आंसर आ जाएगा 1. क्या है गिवन मास से अब क्या करना है मोल टू मोल जब यहां से यहां। ठीक है कैसे लेते रेशियो कैसे लेते ये नंबर दे क्या आ जाएगा 86 रेशियो 4 इसके इक्वल करके 1.2 रेशियो x 1.2 टाइम्स 4 और फिर 6 से डिवाइड होगा आपका आंसर आएगा 4। ठीक है तो पॉइंट ये आ गया। अब फार्मूला दोबारा क्या निकालना मास निकालना फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे मास अपॉन एमआर बोल भी क्या रखेंगे 1 एमआर जरा क्या हो जाएगा 25 इसका एमआर इसका कैसे निकालेंगे आपको 21 35.5 टाइम्स सॉल्व करोगे इसको मास आ जाएगा कौन सा मास थ्योरेटिकल मास एक्चुअल थ्योरेटिकल एक्चुअल दोनों वाले को मास बेटा सबका हो गया? यस सर। चलिए जी यील्ड के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? तुम्हारा सही आंसर आया? तुम सबका सही आंसर आ गया पीछे? चलो अब मेरे बच्चे बात कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी। अच्छा यील्ड अगर आपने समझ के किया है ना तो प्योरिटी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। प्योरिटी के सवाल बहुत कम आते हैं और ज्यादातर टाइप जो आपके पेपर 4 में टाइट्रेशन फेस होता है उसमें आते हैं। वहां पर आप बैठे होते हैं कि जरा पता नहीं कैसे करेंगे तो कोशिश करेंगे हम समझाएं। वरना टाइट्रेशन फेस मोड में जब ये क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी पीछे आपने कैलकुलेशंस की भी होती है डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है यील्ड के क्वेश्चंस में बार-बार बताता रहा मैं और फिर भी आपने देखा कि मिस्टेक हुई
बात याद रखिएगा, रिएक्टेंट के मासेस यील्ड नहीं होते, दैट्स द की। ठीक है ना, अभी भी किसी ने गलती की कि रिएक्टेंट का मास उठा के यील्ड में रख लिया, यही गलती कॉमनली होती है कि यील्ड इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के मासेस चाहिए दो, एक एक्चुअल और एक थ्योरेटिकल। जो आप कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, थ्योरेटिकल मास होता है। जो आप रेशो लगा के कैलकुलेट करते हैं, मैं फिर आज दूसरा मार्केट होगी, बातें नहीं करना तो बात। जो आप कैलकुलेट करते हैं वो थ्योरेटिकल होता है, और जो गिवन होता है प्रोडक्ट का मास वो एक्चुअल। इसको इस तरह से हमें याद रखना। अब आ जाते हैं सेकंड और लास्ट टॉपिक ऑफ जो है ना वो मोल चैप्टर के, एंड दैट इज अबाउट परसेंटेज प्योरिटी। अच्छा, बहुत मिलता जुलता है परसेंटेज प्योरिटी। फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको पिछला वाला टॉपिक इससे रिलेट हो जाए, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। प्योरिटी किसे कहते हैं कि भाई सैंपल कितना ओरिजिनल है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज को मिक्स नहीं हुई है। तो प्योरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, मास ऑफ प्योर सैंपल, मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ impure sample, mass of pure sample divided by mass of impure sample multiply by 100. Mass of pure sample divided by mass of impure sample multiply by 100. तो ये फॉर्मूला भी यील्ड जैसा ही है, लेकिन वहां क्या था, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड थी। यहाँ पर क्या है, मास ऑफ प्योर सैंपल और मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। मास ऑफ प्योर सैंपल, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, दोनों चाहिए होगा आपको, तो प्योरिटी निकलेगी। अभी तालिब, आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया जी क्या आंसर आया? सर वो कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा रह गया उसका। अभी तो आपका आ गया। कहाँ तक पहुंच गई हो तुम, क्या निकाल लिया? लास्ट पार्ट तक उसका जो ग्राम निकाले हैं, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करना है। कितने आया वो मास, थ्योरेटिकल मास कितना आया? सर मुझे अभी प्रोसेस नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे इतना। देखो अब मैं ये लॉयर भी हूँ ना, मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि अच्छा रुक जाओ, यही फिर बोलने की जरूरत क्या, ये आ रहा है, बोलने की जरूरत क्या, क्या आंसर आ गया, फिर आप बताएंगे तो पता चलेगा क्या आ रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, मैं आता हूँ अभी आपके पास, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। मेरे बच्चे, जो मास आप कैलकुलेट करते थे, मुझे आंसर देना, पिछले टॉपिक, जो मास आप कैलकुलेट करते थे वो क्या होता था, थ्योरेटिकल मास। जो मास आप कैलकुलेट करते थे वो क्या होता था, थ्योरेटिकल मास। इसी तरह यहाँ पर जो मास आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा मास ऑफ प्योर सैंपल, क्योंकि जो कैलकुलेशन आप करते हैं उसमें इम्प्योरिटी तो नहीं आती। जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें कहीं इम्प्योरिटी की बात नहीं होती। तो जो मास आप कैलकुलेट करते हैं रेशो लगा के, जो भी कर आके, दैट इज ऑलवेज योर मास ऑफ प्योर सैंपल, और जो गिवन होगा आपको वो होगा मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। ये उल्टा हो गया, वहां पर न्यूमरेटर गिवन होता था, डिनोमिनेटर आप निकालते थे। यहाँ पर जो गिवन है वो असल में डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर आप निकालेंगे उसी मेथड से जैसे आप कर रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, मास जो आप कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगाकर, दैट इज योर मास ऑफ प्योर सैंपल। क्यों? क्योंकि उसमें आप किसी इम्प्योरिटी की बात नहीं करते, आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और एग्जैक्ट मास निकाल लेते हैं। तो असल में यूं कहना गलत ना होगा कि जो थ्योरेटिकल मास है, जो पिछले टॉपिक का थ्योरेटिकल मास है, वो इस टॉपिक का मास ऑफ प्योर सैंपल है, अलग नहीं है। ये एक ही क्वेश्चन में आपसे वो प्योरिटी और यील्ड दोनों निकलवा सकता है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना होगा। दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने कि आपके जो आपने पिछले टॉपिक में थ्योरेटिकल मासेस निकाले थे, जो कैलकुलेशंस आपने करके मासेस निकाले थे, दोज आर मासेस ऑफ प्योर सैंपल। और जो मास गिवन होता है दैट इज मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, दैट इज मास ऑफ। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपकी कॉपी में एक क्वेश्चन भी आ जाए। फॉर्मूला उतारिएगा और प्लीज एक क्वेश्चन सारे मेरे साथ कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करके आगे चलेंगे। लिखिए बेटा, लिखिएगा। अभी बेटा ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ कर दो। ओके
चलो क्वेश्चन लिखो। .86 ग्राम 3.86 grams of FeSO4 sample 3.86 grams of FeSO4 sample contains exactly 2.76 grams of pure salt. 2.76 grams of pure salt. सवाल सुनने में समझ में आया? क्या कहा उसने कि FeSO4 का सैंपल है जिसका मास कितना है 3.86 और उसमें एग्जैक्टली सॉल्ट कितना है 2.76. कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी. फटाफट कर लीजिए. क्या करेंगे? सिंपल है. आपको जो प्योर मास गिवन है उसको डिवाइड करेंगे इम्प्योर मास से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज प्योरिटी. जी अभी हाँ बेटा क्या समझ में आता है आपको? क्या कहा उसने कि 3.86 ग्राम है FeSO4 सैंपल और उसमें सॉल्ट एग्जैक्टली कितना है 2.76 है. तो आपको डाटा समझ में आता है कि इसमें प्योर मास किसको लेंगे और इम्प्योर किसको लेंगे? जी अभी हाँ जी 2.7 हाँ बोलो. 2.76 इज योर प्योर मास. वेरी गुड. अप्लाई करो फॉर्मूला. आंसर बताओ जी. नहीं बेटा तो भाई प्योर सैंपल का मास गिवन है उसको 2.76 और इम्प्योर का भी गिवन है. FeSO4 सॉल्ट जो कहा है उसने उसका टोटल मास गिवन. परसेंटेज निकालोगे ना माइनस क्यों करोगे? डिवाइड करोगे. जी बोलो. परसेंटेज मास नहीं निकालना कितना प्योर है आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है. यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला. क्या हो रहा है भाई? आंसर इज 71. एक और क्वेश्चन लिखो. एक और क्वेश्चन लिखो. जैसे एक्चुअल यील्ड बगैर बताए नहीं पता चल सकती, इम्प्योर का भी पता नहीं चल सकता. जो आप कैलकुलेट करेंगे अगर रेशियो लगा के दैट वुड बी द प्योर मास. मेरे बच्चे अगर मैंने गुस्सा किया ना आप लोग बुरा बहुत मान जाओगे कि सर ने बहुत ज्यादा रूडली बात की. एक मिनट रुक जाओ. मैं आपको प्यार से बोल सकता हूँ लेकिन हर बंदे की लिमिट है ना. यू आर इन द क्लास. आप भूले नहीं इस बात को. आपका जो भी बचकानापन है प्लीज डोंट शो दिस इन क्लास. दोनों पे रगड़ा लगेगा. क्या हो रहा है? या तो फिर दूर दूर बैठा करो अगर टॉम एंड जेरी का लड़ने. माइनस क्यों कर रहे हो? आपको प्योर और इम्प्योर ये जो आपको एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ सॉल्ट गिवन था दैट वाज आ गया 2.76 और जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट था दैट वाज 3.86. तो आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे कि भाई सॉल्ट का मास इतना है और टोटल सैंपल का मास इतना है. मल्टीप्लाई करना माइनस करने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन हां ठीक है. कभी-कभी रियलिटी आपको एक्चुअली यूनिट निकालनी है बट इसमें अगर ये होता है तो फिर वो कहेगा जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था कि कैलकुलेटेड मास इतना है. नहीं बताएगा कि प्योर सैंपल है. लिखो भाई इनर जी बेटा सॉरी नहीं आ रहा आंसर. क्यों भाई इसमें क्या करना था जो आंसर नहीं आ रहा? एक मिनट रुक जाओ पहले क्वेश्चन लिखवा दूं फिर लिखो. इन अ रिएक्शन 5.75 grams of NH4Cl 5.75 grams of NH4Cl is produced
with certain amount of impurity in it, with certain amount of impurity in it, of impurity in it. मुझे बताएंगे यहां तक कि ये जो 5.75 ग्राम्स ऑफ NH4Cl है, ये NH4Cल का प्योर मास है या इम्प्योर? आपके उसने क्या कहा कि आपको एक रिएक्शन में 5.74 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिला है जिसमें इम्प्योरिटी भी शामिल है, तो फिर कैसे प्योर हो गया मेरे बच्चे? आपको उसने क्या कहा कि एक रिएक्शन में 5.75 ग्राम्स ऑफ NH4Cl मिला है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, तो उसका मतलब है उस 5.75 ग्राम में इम्प्योरिटी भी मौजूद है। दैट्स योर इम्प्योर मास। इतनी बात समझ में आती है? ये सबको समझ में आ गई, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी? यस सर। यस सर। ओके, आगे लिखो, आगे लिखो। टू ग्राम of ammonia, 2 grams of ammonia is used, 2 grams of ammonia is used to produce, 2 grams of ammonia is used to produce this NH4Cl. 2 grams of ammonia is used to produce this NH4Cl. अब सवाल का दूसरा हिस्सा आ गया। पहले हिस्से में उसने क्या बताया कि NH4Cl एक रिएक्शन में बनता है, इम्प्योरिटी के साथ उसका मास कितना है? 5.75 ग्राम है। अब उसने सेकंड डाटा क्या दिया अब्दुल रज़ाक कि इस NH4Cl को बनाने में अमोनिया कितना इस्तेमाल हुआ है? 2 ग्राम। calculate the percentage purity, calculate the percentage purity of NH4Cl in this reaction. Calculate the percentage purity of NH4Cl in this reaction. Calculate the percentage purity of NH4Cl in this reaction. सवाल समझ लीजिएगा दोबारा से। आपको इसका इम्प्योर मास बताया गया था, आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई है, तो पहले आपको क्या निकालना होगा? प्योर मास। कैसे निकालेंगे बेटा? अगेन वही अप्रोच आ गई। 2 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल टू मोल का रेशो लेंगे, मोल से मास बनाएंगे, दैट वुड बी योर प्योर मास, और फिर इसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है? नाइट्रोजन का AR मेरे बच्चे 14 और हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35 होगा। जी बेटा बैलेंस है सॉरी जी, आपका आंसर नहीं आया था, मैं आपकी तरफ आता हूं जी। डॉक्टर नूर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर नूर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर नूर। मानिए काम माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी डॉक्टर नूर। जी बेटा। सर आप जरा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमको करना क्या है? मेरे बच्चे, आपको सवाल के पहले पार्ट में क्या कहा था कि भाई NH4Cl एक रिएक्शन में बनता है 5.75 ग्राम विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। यार ये बात समझ में आती है? जी सर। तो ये इसका मतलब हो गया कि 5.75 ग्राम जो था वो NH4Cl का एक मास था विद इम्प्योरिटी, यानी मास ऑफ इम्प्योर सेल। ठीक हो गया? अब उसके बाद आपने आपको बताया कि अब इस NH4Cl को बनाने के लिए वी आर यूजिंग 2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है? अब 2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया देने के बाद उसने आपसे सवाल पूछा कि भाई परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NH4Cl क्या होगी।
तो आपको NH4Cl का इम्प्योर मास तो मालूम है, प्योर मास मालूम नहीं है। प्योर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग 2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। कि मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल टू मोल का रेशो लेंगे और रेशो लेकर मास ऑफ NH4Cl निकालेंगे। एंड वंस यू गेट दैट मास, फिर आप उसको प्योर सैंपल वाली जगह पे पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। 100 से ऊपर आएगा ये। 100 से ऊपर पता नहीं, मैं देखता हूँ एग्जैक्ट। 100 से ऊपर आएगा। हाँ हाँ, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई। अगर आपने सही किया तो 100 से ऊपर आंसर आते हैं। बता आपने, मैं देखा जी। इधर ऑनलाइन में सबने किया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. लेकिन it's coming 103.27%. बेटा 100 से प्लस आएगा, लेकिन 103 क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो बच्चे बता रहे हैं 106 आ रहे हैं। 100 से ऊपर आएगा? जी जी। तो मेरा 109 आया है। बेटा ये 100 से ऊपर जा रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच रहे। 2 को 17 से डिवाइड किया आपने। जी अभिया आपने किया बेटा? अभिया तालिब? सर आई एम ऑलमोस्ट डन। ओके फिजा तुमने कर लिया मोशन? तो एग्जैक्ट आंसर आ क्या रहा है? अभी मैं फाइंड आउट करता हूं। कैलकुलेटर दो मुझे। इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? NH4Cl का एमआर कितना आ रहा था? NH4Cl का एमआर कितना था? Hundred and 9.4. सर मेरा 108 आ रहा है बिकॉज मैंने 3 डेसिमल प्लेस लिया है। क्या बोलते हैं मास ऑफ प्योर? सर मेरा 108.852 क्या बोलते हैं ये परसेंट ऑफ प्योरिटी आ रहा है बिकॉज मैंने मास ऑफ प्योर सिर्फ 3rd डेसिमल प्लेस तक लिया है। आपका मास ऑफ प्योर सैंपल कितना आया था? सर प्योर सैंपल आया 6.259। 6.259 जी सर, 3rd डेसिमल प्लेस के अंदर राउंड ऑफ करके। जी बेटा आप आंसर बताते जाइए। बेटा मेरा क्या आंसर आया है? अनुश्री फिजा बेटा 108 पॉइंट समथिंग आंसर है। यस सर मेरा यही आंसर है। सर मेरा नहीं आ रहा। बेटा ऑनलाइन में सबके आंसर आ गए? यस सर।
ओके बेटा, यहाँ पर ये चैप्टर मोल्स का खत्म हो गया, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर मोल्स। अगेन याद कीजिएगा, इस चैप्टर को हमने एमआर की प्रैक्टिस से स्टार्ट किया था, फिर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके सारे केसेस किए थे, तकरीबन 6 केसेस थे शायद या 5 थे। उसके बाद फिर हमने मोल स्टार्ट किया था। मोल में पहले हमने सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन सीखा था कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। 4 फॉर्मूलास थे मोल के। जब उसकी प्रैक्टिस से हम फारिग हुए थे तो हमने फिर स्टेशोमेट्रिक मोल यानी इक्वेशन वाले मोल स्टार्ट किए थे। इक्वेशन वाले मोल्स के अंदर सिंपल सा फ्लो चार्ट है, गिवन डाटा इज कन्वर्टेड इनटू मोल, मोल टू मोल रेशो। रेशो लेना आ गया, कैसे देखते हैं, इक्वेशन को देखकर नंबर्स देखते हैं और उसको यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, आपके पास फॉर्मूला की लिस्ट मौजूद है। उसके बाद फिर उसी की प्रैक्टिस के बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट डिस्कस किया था और पिछली 2 क्लासेस में लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रैक्टिस हुई थी और आज की क्लास में हमने परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी को भी कवर अप कर लिया। सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला, सैटरडे वाले दिन मोल्स का 30 to 40 मार्क्स का एक मैथमेटिकल टेस्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन फिर वही बात है कि मोल्स आपका जो है वो लर्निंग रिक्वायर नहीं कर रहा। तो जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि रजिस्टर के सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर ले। दोबारा से सॉल्व करना समझते जरूरी है तो कर ले, नहीं तो आप एटलीस्ट गो थ्रू जरूर करेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे। एंड आई एक्सपेक्ट कि जिन्होंने मोल्स में अपने आप को चीता बना लिया है, आई मीन 2-2 सेकंड में आंसर लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो एटलीस्ट, हाँ ठीक है, तो एटलीस्ट ये कि फुल मार्क्स लेकर आए, बिकॉज़ देयर इज नो रीजन कि आप मोल्स के टेस्ट में भी मार्क्स लूज कर जाएं जबकि आपने लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चंस को कर डाले मोल्स के अंदर। इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर मार्क्स लूज हो जाए तो इसका मतलब है एग्जाम में भी आप कहीं पर भी कोई भी मार्क लूज कर सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि आपने केमिस्ट्री जब मेरे साथ स्टार्ट की थी तो हमने स्टार्ट किया था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर से। हमने डिफ्यूजन, हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस के टॉपिक से स्टार्ट किया था, सबसे आसान टॉपिक था। फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, फिर हमने केमिकल बॉन्डिंग किया, फिर एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड्स किया, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स किया। इसके बाद फिर हमने अलग अलग तरह पीरियोडिक टेबल किया और फिर हमने मोल्स को स्टार्ट किया और मोल्स के ऊपर लंबी चौड़ी बात हमने की। मोल्स एक ऐसा टॉपिक था जो शायद दोबारा इतनी डिटेल में प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आखिर में नहीं जाते। हालांकि जिन लोगों का मोल्स मेरे साथ पूरा नहीं हुआ है, जनवरी में जब हम एक 3rd क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी एटीपीस की, तो एटीपीस की क्लास के अंदर मोल दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। और ये गैप इसलिए दिया जाता है ताकि जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया उनको भी देखते हैं कितना डिटेल रख पाते हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने पूरा नहीं भी पढ़ा तो दे गेट अ सेकंड चांस मोल्स दोबारा से पढ़ने के लिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली एटीपी के होंगे और वो हम डायरेक्टली आपको खुद करेंगे। तो जो मोल्स का कांसेप्ट आपने यहाँ सीखा वो आप वहां पर अप्लाई करेंगे और उसके लिए एक सेपरेट क्लास रखी जाती है ताकि हमारा सिलेबस भी चलता है। तो मोल खत्म हो गया, पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अब जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आगे आएंगे वो सारे लर्निंग प्लस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो लर्निंग विल बिकम इजी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो फिर यहीं से केमिस्ट्री मुश्किल हो जाती है। मोल के लिए मैंने इनिशियली जब शुरू किया था तो कहा था मोल मुश्किल नहीं है, और आज आप इस बात का अग्री करते हैं कि मोल का टॉपिक इतना भी मुश्किल नहीं था जितना आज तक आप समझते आए थे, और अगर होता तो हर एक बच्चा कर नहीं रहा होता। अब सीन ये है कि अब हमने आगे टॉपिक्स कौन से करने हैं। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो अकेला रिलेट करता है 3 लगातार टॉपिक से। द टॉपिक इज मेटल्स एंड इट्स रिएक्टिविटी। मेटल्स एंड इट्स रिएक्टिविटी, मेटल और उसकी रिएक्टिविटी। क्योंकि ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे इसमें थोड़ी थ्योरी है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर इसी को रिलेट करेंगे इमीडिएटली इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम अब किस सीक्वेंस में जाने लगे, 3 लगातार इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सिलेबस के पढ़ने वाले हैं। मेटल्स एंड इट्स रिएक्टिविटी, उसके बाद जुड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस और उसके साथ ही आ जाएगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये तीनों चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो एक अजाबे जान है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, खास तौर से एसिड्स एंड बेसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन मजे की बात यह है कि इनका समझ में आना असल में ना इलेक्ट्रोलिसिस पे डिपेंड करता है और ना ही एसिड बेस पे। इनका समझ में आना डिपेंड करता है मेटल्स एंड इट्स रिएक्टिविटी पर। अगर आप वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट सही पकड़ लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता चला जाता है, और अगर वहां आप रट्टा लगाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो फिर आपको लगता है कि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल है, आपको लगता है एसिड बेस भी आपसे ना हो पाएगा। तो इसलिए अब जो 3 चैप्टर्स आप लगातार पढ़ेंगे वो होगा मेटल्स एंड रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस और उसके बाद एसिड्स, बेसिस एंड
सॉल्ट्स। ठीक है जी। अब हेडिंग बना लीजिएगा मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी। हेडिंग बना लीजिए मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी। सैटरडे को टेस्ट है बेटा, टेस्ट मोल्स का पूरी क्लास टेस्ट करी जाएगी, क्लास भी होगी और टेस्ट भी होगा। पहले जनाब टेस्ट होगा, जो टेस्ट में आएंगे वही क्लास लेंगे। मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी, यहां से अब आपका देखो, अब देखो मोल्स में तुम्हें क्या फायदा मिलता है, तुम्हें फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस मिला कि कोई टॉपिक तुम भी कर सकते हो। अब इस टेम्पो को आगे कैरी करना है उन टॉपिक्स में जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ लर्निंग भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि मसला सारा यहाँ आता है कि जहां लर्निंग की बात आती है वहां पर आप लेजी हो जाते हैं और आप उस चीज को लर्न ना करने की वजह से भूल जाते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर लर्निंग जो है वो होती रहे। और केमिस्ट्री की लर्निंग कोई बहुत लंबी चौड़ी है भी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो मेटल्स एंड रिएक्टिविटी के टॉपिक में जंप कर ले। और किस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो अगला चैप्टर होगा वो उसके सारे कॉन्सेप्ट ड्राइव होते हैं इसी चैप्टर से। आज ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एक फुल फ्लेज क्लास चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए, बट इसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस जो अगला कॉन्सेप्ट है जो आपने खुद ही देखा होगा स्कूल वगैरह में हुआ होगा, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खास तौर से पढ़ने में कंफ्यूज है। जब एग्जाम की क्वेश्चंस करते हैं फिर तो कंफ्यूजन मैक्सिमम में चली जाती है क्योंकि आपसे हो ही नहीं रहा हो, जो आप सोच रहे होते हैं वो गलत होता है। तो इसलिए उसका सारा जो बेसिक्स है अब आप पढ़ने लगे मेटल्स एंड रिएक्टिविटी। अब जरा बेसिक प्रिंसिपल आज मैं आपको 3-4 पॉइंट्स आपको दूंगा और उसके बाद आपको जाने देंगे। ये 3-4 पॉइंट्स मुझे ऐसे आपके ध्यान में चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इवन विदाउट रिवीजन आपसे पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। जनाब मैं जो वर्ड कह रहा हूँ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का वर्ड सबको समझ में आता है कि हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज कितना जल्दी रिएक्ट करती है। जब हम कहते हैं कि भाई कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब है वो जल्दी रिएक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना तेज रिएक्ट करेगा, यही मतलब होता है ना। अब जरा समझना है कि रिएक्टिविटी की और क्या मतलब है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होना ये तो सबको अंडरस्टूड है कि रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि मेटल बहुत तेज रिएक्ट करेगा। ठीक हो गया। इसके और मतलब क्या है जरा गौर से सुनिएगा। जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है उतनी अनस्टेबल होती है। ये सारी जनरल प्रिंसिपल है और बहुत गोल्डन प्रिंसिपल है। ये कहां अप्लाई होंगे आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव है, भाई रिएक्टिव है, बेचैन है ना रिएक्ट करने के लिए, तो बेचैनी जो है उसकी रिएक्टिविटी की, इसको क्या कहते हैं अनस्टेबिलिटी। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, इसका मतलब है पोटेशियम इज मोर अनस्टेबल देन सोडियम। रिएक्टिविटी के अलग अलग ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूं और ये सुन के समझ के जाने, अगली क्लास में पूछूंगा कि जब आप कहते हैं कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि वो मेटल ज्यादा अनस्टेबल है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कि जब आप ये कहते हैं कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब है वो ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया कि ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? मेटल रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटल रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी नहीं होती। इसकी और लॉजिक भी आगे जाके चैप्टर में आएंगी, बट अभी के लिए याद रखो, ये मैं पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था वहां पर ये पूरा डिस्कशन हुआ है कि मेटल्स में जब आप नीचे जाते हैं दे बिकम मोर एंड मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। मेटल्स की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने पर। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना रिएक्टिव कहलाएगा। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना रिएक्टिव हो। यानी अगेन अगर मैं कहता हूं सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा अनस्टेबल भी है और पोटेशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू सोडियम। ये सुनो, दोबारा सुनो। जब मैंने कहा मैं पोटेशियम सोडियम की सारी बातें अप्लाई करता जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, इसके क्या क्या मतलब है कि पोटेशियम इज अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल देन सोडियम। पोटेशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन फास्टर देन सोडियम। समझ में आ रही है बात? जब इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब अगला तीसरा पॉइंट देने जा रहा हूं, इसको अपने पास पॉइंट में नोट कीजिएगा कि सर ने जो रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है उसको और किस किस वर्ड में हमने, यानी उस रिएक्टिविटी से और क्या क्या कंक्लूजन ड्राइव होते हैं। तो रिएक्टिविटी से पहला कंक्लूजन क्या ड्राइव किया? अनस्टेबिलिटी का।
दूसरा कंक्लूजन क्या ड्राइव किया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी कौन लूज करेगा। तीसरा, एटम्स आर न्यूट्रल, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। एटम्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली एटम पे कोई चार्ज नहीं होता बिकॉज़ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेट्स से एक एटम में 12 प्रोटॉन्स है 12 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन हैवी हो गया क्योंकि प्रोटॉन 12 है अभी भी और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया हैवियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब कोई मेटल लूज करेगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव आयन। सो जब कोई एटम नेगेटिव चार्ज लूज करेगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव आयन। अब तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल क्या करने जा रहे हैं कि आपने जब कहा कि मोर रिएक्टिव मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो अब मैं इसको तीसरे अंदाज में क्या कहूंगा कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जल्दी आयोनाइज, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। एटम्स आर न्यूट्रल, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो आयन बनेगा, चार्ज एक्वायर करेगा। जो मेटल जितना रिएक्टिव है उसका चार्ज उतना जल्दी आएगा। अगर मैं कहूँ सोडियम जल्दी आयन बनेगा या पोटेशियम, आप कहेंगे पोटेशियम। अगेन सारी चीजें कहां से रिलेट हो रही है रिएक्टिविटी से। वन मोर टाइम, रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब एक तो ये है कि रिएक्शन तेज करेगा, और क्या क्या मतलब है। पहला मतलब कि वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, दूसरा मतलब क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं तो अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तीसरा मतलब कि वो न्यूट्रल स्टेट से आयोनिक स्टेट में जल्दी जाएगा। जब न्यूट्रल से आयोनिक में जल्दी जा रहा है तो मैं कहूंगा चार्ज जल्दी हो जाएगा। बात समझ में? इस बात को, ये सारी बातें एक ही बात से रिलेटेड है, रिएक्टिविटी को। ये बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पर? अबिहा, अनोशे, फिजा, बख्तावर, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, आखिर एक और बात, और ये बात पांचवी बताकर फिर मैं सवाल पूछूंगा कि आपको कितना। जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है, जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है, जितना अनस्टेबल होता है, उसका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा, जितना अनस्टेबल होगा, उसका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा क्योंकि वो रेडिली रिएक्ट करेगा और मजबूत कंपाउंड बनाएगा। ऐसा ही है, जिसको जितनी ज्यादा प्यास लगी है वो उतना ज्यादा पानी पिएगा और उतना ज्यादा पानी से पेट भर लेगा। इसी तरह से जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा उतना तेजी से रिएक्ट करेगा और उतना मजबूत कंपाउंड बनाएगा। क्या मतलब इसका, देखो इंपॉर्टेंस समझाता हूं। सोडियम पोटेशियम में से अभी मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। तो अगर पोटेशियम ऑक्साइड बनाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, और सोडियम भी रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाए, दोनों बनाएंगे, बट पोटेशियम ऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल। और जब पोटेशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगी तो पोटेशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा सोडियम ऑक्साइड से। इस चीज को रिएक्टिविटी से रिलेट किया जाता है, अदरवाइज तुम नहीं समझ सकते क्योंकि दोनों में चार्ज सेम होगा। दोबारा समझना, प्रिंसिपल क्या है कि जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है, जितना अनस्टेबल होता है, उसका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। और जब कंपाउंड स्टेबल होगा तो अल्टीमेटली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो जाएगा। मजबूत कंपाउंड बनना है ना, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो रिपीट करते हैं, मैंने कहा रिएक्टिविटी हमें और भी बहुत कुछ बता रही है। क्या बता रही है? दो मेटल जितना रिएक्टिव है वो उतना तेज रिएक्ट करेगा, उतना अनस्टेबल होगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना जल्दी आयोनाइज होगा, उतना जल्दी चार्ज होगा और उतना मजबूत कंपाउंड बनाएगा जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से ज्यादा होगा। आखिरी बात, इलेक्ट्रॉन के लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये रिडॉक्स का चैप्टर आएगा, वहां हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन के लूज करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो आखिरी बात क्या जुड़ेगी इसके साथ कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये पॉइंट्स आपको कहीं से अलग लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये कंक्लूजन है जो कॉन्सेप्ट से ड्राइव हो। नोट्स में, बुक में ये बातें ऐसे लिखी हुई नहीं है, लेकिन चूंकि लिखी हुई नहीं है तो आप इसको स्प्रेडेड कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं और आप रिलेट नहीं कर पाते। अगर आप रिलेट कर पाए तो यही कॉन्सेप्ट रिएक्शंस में अप्लाई होता है, एसिड बेस में, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और बहुत सारी चीजें खुद ही सीख जाओगे इससे, अगर ये बात आ गई। लेकिन अब तुम्हें अब 2 वर्क हो जाएगा, क्योंकि अभी मोड में क्या था, प्रैक्टिस कर रहे थे, जा रहे थे, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस हो जा रही थी। अब ये चीज ज्यादा जरा घर में भी 2 मिनट सोचनी पड़ेगी, क्या बकवास। वन मोर टाइम, मेटल जितना रिएक्टिव होगा, कंक्लूजन लिखे होने चाहिए तुम्हारे पास, मेटल जितना रिएक्टिव होगा उतना अनस्टेबल होगा,
उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतना जल्दी चार्ज हो जाएगा, उतना जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उतना मजबूत कंपाउंड बनाएगा जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से ज्यादा होगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ एक पॉइंट और याद आते हैं। अब ये बिल्कुल लास्ट, अब ये बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मिस नहीं करना। अजीब बात है, अजीब मंजर है। मैं तो एक ही पॉइंट बता रहा हूँ, उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 पॉइंट तो बताए नहीं। अच्छा, आखिरी बात क्या है, देखो मेरे बच्चे, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो आयन बन गया, ऑक्सीडेशन। अब अगर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो वापस मेटल बन जाएगा, यस और नो? मुझे ऑनलाइन से जवाब नहीं आ रहा बेटा। अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो आयन बन गया, पॉजिटिव आयन। अब अगर यही पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, दोबारा से गेन कर ले, तो मेटल बन जाएगा दोबारा से, यस और नो? Yes, sir. मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। अब गेन Yes, करना sir. क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब गौर सुनना, पॉइंट पे आ रहा है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो चार्ज हो रहा था, अब जब वापस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आयन उसका, तो दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या मतलब, अगर पोटेशियम से पोटेशियम आयन बन रहा था, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वापस क्या बन जाएगा, पोटेशियम एटम। तो जो चार्ज आया था वो चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? अब बात सुनना, जो मेटल जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है उतना स्लो रिड्यूस होता है, जो मेटल जितना जल्दी चार्ज होगा उतना ही स्लो ऑक्सीडाइज होगा, उतना ही स्लो डिस्चार्ज होगा। क्या मतलब, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। इसका मतलब, इस पे अप्लाई करते, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जल्दी पोटेशियम जल्दी रिएक्ट करेगा, पोटेशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम जल्दी चार्ज होगा एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम ऑक्सीडाइज जल्दी होगा एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम का कंपाउंड सोडियम के कंपाउंड से ज्यादा मजबूत होगा। पोटेशियम जब डिस्चार्ज हो रहा होगा वापस, तो सोडियम आगे निकल जाएगा। डिस्चार्ज होने में सोडियम पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, पोटेशियम बाद में होगा। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज इज द रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी। डिस्चार्ज इज द रिवर्स ऑफ, क्योंकि रिएक्टिविटी में चार्ज होता है, डिस्चार्ज इसका ऑपोजिट है। तो जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है उतना स्लोली डिस्चार्ज होता है। ये सारे कंक्लूजन नोट किए आप लोगों ने बेटा? इन कंक्लूजन के साथ आपको आज के लिए अलविदा कह रहे हैं। सैटरडे को मिलेंगे तो आपसे रिएक्टिविटी के ऊपर बात होगी और इंशाल्लाह फिर टेस्ट भी होगा। ठीक है, बायो की क्लास जो है वो 5 मिनट के वक्फे से स्टार्ट होगी। ओके, खुदा हाफिज़ सर। नहीं बेटा, इसमें टाइम